नमस्कार, मैं सेल्फ BL बाम्बी, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। आज अपन राजस्थान भूगोल में राजस्थान में नगरीकरण या अर्बेनाइजेशन इन राजस्थान को अध्ययन करेंगे। नगरीकरण को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि नगर क्या होता है। नगर का एक और पर्यायवाची होता है शहर। 1961 की जनगणना के अनुसार नगर की परिभाषा में कुछ शर्तें रखी है, जिनमें पहली शर्त कि कम से कम उस क्षेत्र में 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरी शर्त कि वहाँ क्षेत्र में लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करना चाहिए। और तीसरी शर्त उस क्षेत्र में लगभग 75% जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होनी चाहिए। उसी को शहर या नगर की संज्ञा दी जाती है। अब अपन पढ़ते हैं नगरीकरण के बारे में। नगरीकरण की परिभाषा की अपन बात करते हैं तो सिंपल सी परिभाषा शहरी क्षेत्रों के जो भौतिक विस्तार होता है उसे शहरीकरण या नगरीकरण के रूप में जानते हैं, और यह एक वैश्विक परिवर्तन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहर में जाकर रहना और वहाँ पर काम करना, यह भी नगरीकरण या शहरीकरण कहलाता है। एक प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर श्रीनिवास ने भी नगरीकरण या शहरीकरण की परिभाषा जो बताई है, उन्होंने कहा है कि नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर जो सामाजिक और आर्थिक जो संबंध हैं उनमें भी जो परिवर्तन होता है उसे नगरीकरण या शहरीकरण के रूप में जानते हैं। और एक और परिभाषा की बात करते हैं। इन सभी परिभाषाओं की जो समायोजित परिभाषा जो मानी जाती हैं उसका मतलब यह है कि नगरीकरण से यह आशय है कि ग्रामीण अधिवासियों के नगरों के रूप में रूपांतरण की एक समन्वित विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों का आकार, उसका स्वरूप, वहाँ का भूमि उपयोग, परिवहन और संचार के साधन, वहाँ का जीवन स्तर, वहाँ की मानवीय मूल्य, सामाजिक स्तर आदि के गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में जो परिवर्तन होता है उसे नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं आपस में कि जो नगरीकरण है उनको कौन कौन से कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। नगरीकरण को मुख्य रूप से जो कारक प्रभावित करते हैं उनके एक आता है आपका भौतिक कारक, दूसरा आता है आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, जनांगीय और अन्य कारक। इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नगरीकरण को जो भौतिक कारक जो प्रभावित करते हैं उन भौतिक कारक में जलवायु, जलापूर्ति, उच्चावच, अपवाह प्रणाली और वनस्पति को शामिल किया जाता है। ये सभी कारक नगरीकरण को प्रभावित करते हैं। और आर्थिक कारक के रूप में अपन बात करते हैं तो आर्थिक कारक में कृषि कार्य, उद्योग, परिवहन और व्यापार जो सेवा है वो आर्थिक कारक के रूप में शामिल होती हैं, और यह भी नगरीकरण को प्रभावित करते हैं। और सामाजिक कारक के रूप में वहाँ का जीवन स्तर, संयुक्त परिवार का विघटन और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन को सामाजिक कारक के रूप में शामिल करते हैं। और राजनीतिक कारक की बात करते हैं अपन तो इसमें प्रशासनिक दशाएं,
सैनिकों की गतिविधियां और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है सरकारी नीतियां भी मुख्य रूप से नगरीकरण को प्रभावित करती है। एक आता है जनांकिकी। जनांकिकी में एक आता है प्रवास कि एक स्थान दूसरा स्थान जाना है, जो वो भी कारक प्रभावित करता है। दूसरा जनसंख्या वृद्धि भी नगरीकरण को मुख्य रूप से प्रभावित करता है और जनसंख्या का असमान वितरण और घनत्व में असमानता भी मुख्य रूप से नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्य भूमिका अदा करता है। और अन्य कारक में बात करते हैं धार्मिक मान्यताएँ। धार्मिक मान्यताएँ भी मुख्य रूप से शहरीकरण या नगरीकरण को प्रभावित करते हैं और रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, यह भी मुख्य रूप से नगरीकरण को प्रभावित करते हैं। अब अपन एक सारणी देख रहे हैं। राजस्थान में नगरीकरण की मुख्य रूप से प्रवृत्ति की अपन चर्चा करते हैं। इनमें देख रहे हैं आप राजस्थान नगरीकरण की प्रवृत्ति 1901 से लेकर के 2011 तक की जो प्रवृत्ति बताई गई है वो देखिए आप। इसमें आप सबसे पहले लिखे वर्ष लिखा है आपका, उसके बाद लिखा है नगरीय जनसंख्या जो लाखों में लिखी हुई है, इसको छोड़ दें आप उसको, और उसमें लिखा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है और उस समय नगरों की जनसंख्या कितनी थी। इन टॉपिक पर चर्चा करने से 1901 की बात करते हैं अपन, तो वहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या थी वो लगभग 15.5 लाख थी और वहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था वो था लगभग 15.06%। और उस समय राजस्थान में जो नगरों की जो कुल जनसंख्या थी वो थी आपकी, नगरों की जो संख्या थी वो थी आपकी 104 थी। उसके बाद 1911 की बात करते हैं, 14.7 लाख जनसंख्या है और प्रतिशत की बात करते हैं 13.44% और 107 नगर उस समय पर थे। 1921 की बात करते हैं, उसमें भी 14.7 लाख जनसंख्या नगरीय जनसंख्या और प्रतिशत की बात करते हैं तो 14.33 और नगरों की संख्या की बात करते हैं तो 115 नगर उसमें विकसित हो चुके थे। उस प्रकार से आप सीरियल वाइज की बात करते हैं तो 2001 की बात करते हैं तो 2001 में नगरीय जनसंख्या 132.06 लाख हो गई थी और वहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था वो 23.43% हो गया और उस समय नगरों की जो संख्या की वो थी 222। और 2011 या वर्तमान सेंसस की अपन बात करते हैं तो नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज है या सॉरी लाखों में जो जनसंख्या है वो आपकी 170.80 लाख हैं और परसेंट की बात करते हैं तो लगभग 24.90% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत माना जाता है और इस समय वर्तमान में लगभग 297 नगरों की संख्या मौजूद है। और अगली एक और सारणी देख रहे होंगे आप, आकार के अनुसार जो जनसंख्या के रूप में सारणी बताई गई है, ये जो सारणी है जनसंख्या विभाग द्वारा जारी की गई है। इनमें मुख्य रूप से 1991 से लेकर के 2011 तक, 1991 से लेकर के 2011 तक के जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो नगरों की जनसंख्या बताई है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग नगरों की संख्या 1991 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी है। और जनगणना विभाग ने जनसंख्या के अनुसार इसे मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, श्रेणी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। श्रेणी फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि ऐसा नगर जहाँ पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है उसे श्रेणी फर्स्ट में कहते हैं। श्रेणी सेकंड का नंबर ये हो गया कि जहाँ पर जनसंख्या 50,000 से 99,999 व्यक्ति निवास करते हैं वो श्रेणी सेकंड हो जाएगी। और तीसरे में बात करते हैं कि 20,000 से 49,999 व्यक्ति जहाँ पर निवास करते हैं वो श्रेणी सेकंड थर्ड में आ जाएगी। और श्रेणी फोर्थ में 10,000 से 19,990 के बीच में जो होगी वो भी श्रेणी फोर्थ में। और श्रेणी फिफ्थ में हो जाएगी 5,000 से 9,990 व्यक्ति होती वो पाँचवीं श्रेणी में आएगी। और श्रेणी 6 में 5,000 से कम जो व्यक्ति होंगे उसको अपन श्रेणी 6 नंबर दिया जाता है। श्रेणी फर्स्ट की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले 2011 में बात करते हैं। श्रेणी फर्स्ट के जो नगर हैं, नगरों की संख्या जो है वो आपके 30 नगर हैं और 2001 में 20 थे और 1991 में कितने थे, 14 थे। लेकिन आप इसको अध्ययन का देखें, आपको 1991 में 14, उसके बाद बढ़ोतरी हुई आपकी 20, उसके बाद बढ़ोतरी हुई तो 30, मतलब
10 के सालों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। श्रेणी सेकंड की बात करते हैं, 1991 में 20 थे, उसके बाद 26 थे और उसमें भी क्या 26। श्रेणी थर्ड की बात करते हैं तो 1991 में 72, उसके बाद 90, उसके बाद 100 थे, इसमें बढ़ोतरी हो रही। श्रेणी फोर्थ की बात करते हैं, नगरों की संख्या थी 86, अब इसमें क्या कम पड़ गई है, इसमें आ रही है आपकी 59 और उसके वापस बढ़ोतरी कितनी हो गई आपकी 75। और श्रेणी 5 की बात करते हैं तो 1991 में 22 नगर थे, उसके बाद कम होते 17 हो गए, वापस बढ़ती हुई लगभग डबल के करीब 38 नगर पहुँच गए। और श्रेणी 6 की बात करते हैं जहाँ पर जनसंख्या 5000 व्यक्ति से भी कम निवास करती है, उनमें 1991 में मात्र 1 नगर था। 2001 की बात करते तो 4 नगर थे और 2011 में प्रमुख रूप से 9 नगर अभी हैं। अब अगले रूप में कि राजस्थान में नगरीकरण के स्तर कौन कौन से हैं। राजस्थान में जो शहरीकरण हैं, अर्बनाइजेशन है, उनके स्टेज कौन कौन से हैं। स्तर की बात करते हैं अपन तो मुख्य रूप से 4 स्तर हैं। पहला आ रहा आपका अति उच्च नगरीकरण, सबसे ज़्यादा नगरीय स्तर कहाँ पर पाया जाता है, उसे कहते हैं अति उच्च नगरीकरण स्तर। दूसरा है आपका उच्च नगरीकरण स्तर, अति से थोड़ा सा कम वाले नगरीय स्तर को उच्च नगरीकरण स्तर के रूप में जानते हैं। और तीसरा मध्यम नगरीकरण स्तर होता है। और चौथा जो है आपका मुख्य रूप से निम्न स्तरीकरण स्तर, इसे यानी कि राजस्थान में नगरीकरण के स्तर को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अब सबसे पहला राजस्थान में अति उच्च नगरीकरण, राजस्थान में अति उच्च नगरीकरण जो मुख्य रूप से 2 जिलों में ही पाया जाता है मुख्य रूप से। वैसे जोधपुर का नाम भी वर्तमान में आ रहा है, लेकिन अपन 2 जिलों को इसमें शामिल करेंगे। पहला आएगा जयपुर, दूसरा आएगा कोटा। इसमें सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, उच्च नगरीकरण स्तर यहाँ पर मौजूद है। उसका भी कारण है क्योंकि इनकी स्थिति कि इनकी जो लोकेशन है उस वजह से उच्च नगरीकरण से पाई जाती हैं। उसके आधारभूत सुविधाएं यानी सब सुविधाएं वहाँ पर विद्यमान हैं। वहाँ का प्राकृतिक धरातल भी आपका अच्छा है, समतल धरातल है और जलापूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं और आवास हेतु समतल धरातल भी उस क्षेत्र में पाया जाता है। इस कारण से इन जिलों में उच्च नगरीकरण स्तर पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन तो उच्च नगरीकरण स्तर। उच्च नगरीकरण स्तर में मुख्य जिलों की बात करते हैं तो गंगानगर जिला, दौसा जिला, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, भरतपुर, सीकर, जोधपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर और चूरू जिले को शामिल करते हैं। इन जिलों में अति उच्च नगरीकरण स्तर से थोड़ी सी कम सुविधा उपलब्ध होती हैं। उनमें कुछ देखते हैं आप। उदयपुर जो बनाया गया वो आपका पर्यटन हेतु बनाया गया है। अजमेर जो है धार्मिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्य से विकसित हुआ है। और जोधपुर जो जिला है आपका सैन्य स्थल हेतु वहाँ पर विशेषताएं पाई जाती हैं। और पाली जिला औद्योगिक नगर रूप में विकसित हुआ है। और भरतपुर जिला आपका कृषि क्षेत्र में, सुना भी होगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान के भरतपुर में ही है सेवन, जो कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से माना जाता है। और गंगानगर जो है वह हरित क्रांति की सूत्रधार नगर के रूप में विकसित हुआ। ये सभी जिले मुख्य रूप से उच्च नगरीकरण स्तर में शामिल होते हैं। अगली बात करते हैं तो तीसरा आता है मध्यम नगरीकरण स्तर, यानी कि उच्च और निम्न स्तर के जो बीच वाले जो स्थिति होती है उसे अपन मध्यम नगरीकरण स्तर कहते हैं, जिसमें कम नगरीकरण भी नहीं होता है और ज़्यादा नगरीकरण भी नहीं होता है। इनमें चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर, नागौर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और मुख्य रूप से झालावाड़ जिला शामिल होता है। इनमें जो चित्तौड़गढ़ जो जिला है मुख्य रूप से उद्योग की दृष्टि से विकसित हुआ है और जो खनन क्षेत्र हैं की वजह से चित्तौड़गढ़ विकसित हुआ है। और राजसमंद मुख्य रूप से संगमरमर उद्योग या मार्बल उद्योग से विकसित हुआ है। इसी कारण से इन क्षेत्रों में नगरीकरण मध्यम स्तर से पाया जाता है।
और चौथा आता है आपका निम्न नगरीकरण स्तर, यानी कि इन जिलों में सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, यानी कह सकते हैं इसके विपरीत यहाँ पर अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। इनमें मुख्य रूप से देखते हैं डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा जिला और जालौर जिला। इनमें सबसे कम नगरीय या निम्न नगरीय स्तर इसलिए पाया जाता है क्योंकि इन जिलों में संसाधनों की कमी नहीं, लेकिन वहाँ पर उचित दोहन नहीं हो पाया है। कमी तो नहीं है लेकिन वहाँ पर उचित दोहन नहीं हो पाया। दूसरा प्रमुख कारण की बात करते हैं, वहाँ पर क्या साक्षरता की कमी है। साक्षरता कमी होने से निम्न नगरीकरण पाया जाता है और रेल यातायात का प्रभाव अभाव भी माना जाता है और जन चेतना की कमी भी है इन क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ पर निम्न शहरीकरण स्तर पाया जाता है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो अधिकतर आदिवासी जनसंख्या निवास करती है और आदिवासी जनसंख्या जो होती है उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, ऐसे कह सकते हैं आदिवासी अनभिज्ञ जनसंख्या होने के कारण वहाँ पर सबसे निम्न स्तर का नगरीकरण पाया जाता है या शहरीकरण पाया जाता है। अगले टॉपिक के रूप में बात करते हैं अपन इसमें जनसंख्या के वृद्धि से या नगरीकरण की जो लगातार प्रोसेस हो रही है उनसे भी प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे क्या कह सकते हैं कि नगरीकरण की जो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है उससे अपन बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि। सब जानते हैं कि जब गांव के लोग शहर में लगातार आते रहेंगे, वहाँ पर रहते रहेंगे तो क्या होगी, उस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात मलिन बस्तियाँ। मलिन बस्तियों का तात्पर्य हो गया गंदी बस्तियाँ। गंदी बस्तियाँ इसलिए विकसित हो जाएगी क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होगी, वहाँ पर तो रहने को स्थान मिलेंगे और रहने को स्थान मिलेंगे तो लोग जो है चाहे जहाँ पर अपना आवास स्थान बना लेंगे, जो गंदगी का ध्यान नहीं रखते हैं। अगले आती है पर्यावरण प्रदूषण। इससे नगरीकरण की समस्याओं में पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो हर तरह का प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण भी होगा, जो कारखाने चलेंगे उससे ध्वनि प्रदूषण भी होगा। अत्यधिक यातायात के साधन चलेंगे तो भूमि प्रदूषण भी होता है, अत्यधिक सिंचाई होगी तो, यानी कि सभी प्रकार के प्रदूषण नगरीकरण की समस्याओं में शामिल होता है। अगला आ रहा है कृषि भूमि का ह्रास। बिल्कुल करेक्ट है, कृषि भूमि यानी कि कृषि क्षेत्र जो हैं ह्रास कम होगा, कम होना कि नगरीकरण में जो शहर के लोग जो निवास करने या रहने आएंगे उनको रहने के लिए जो प्लॉट काटेंगे या उनके आवास स्थान के लिए जो जगह बनाई जाएगी वो कृषि स्थल को काट करके वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जाएगी, उनको रहने के लिए स्थान दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कृषि भूमि का ह्रास हो रहा है। अगली समस्या है पेयजल की समस्या। पेयजल की समस्या भी नगरीकरण की समस्या है क्योंकि यहाँ पर जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, एक कह सकते हैं मांग और पूर्ति का असमानता होती है, उनमें असमंजस होता है कि मांग तो ज़्यादा है लेकिन पूर्ति क्या है, कम है। इसलिए क्या है पेयजल समस्या उत्पन्न होती है। एक होती है परिवहन की समस्या। अब सोच रहे होंगे कि नगर में तो परिवहन ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम है परिवहन समस्या। क्यों? कि नगर में क्या जो अच्छा विकसित नगर होगा उनमें तो ज़्यादा परिवहन संख्या होगी, लेकिन जो थोड़ा सा कम विकसित शहर होगा उनमें परिवहन की समस्याएं विकसित होगी और परिवहन की जो दुर्घटनाएं होगी वो भी हो सकती है इसमें। और कुपोषण की समस्याएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि नगरीकरण में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो पोषण स्तर है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, उनका जीवन स्तर नहीं सुधर पाता है वनिस्पत गाँवों की अपेक्षा। ये कुछ देख रहे हैं नगरीकरण के प्रभाव में, इनकी समस्याओं में देख रहे हैं आप। पहले जो चीज़ देखिए पिक्चर के रूप में देखें आप, इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो कृषि क्षेत्र दिख रहा है, ये इसका क्या बंजर जैसी स्थिति हो गई है। दूसरा देख रहे हैं पेयजल की समस्या, देखो लोग जो ले जा रहे हैं यहाँ पर। तीसरी बता रहे कुपोषण की समस्या और चौथा बता रहे जनसंख्या वृद्धि कंटिन्यू इसमें हो रही है। और अगली प्रभाव के रूप में देखते हैं अपन तो इसमें जो सभी प्रकार के प्रदूषण के रूप में बता रखा है, इसमें जैसे ये भूमि प्रदूषण बता रखा है, जल प्रदूषण बता रखा है, इसमें वायु प्रदूषण बता रखा है। सभी प्रकार के प्रदूषण भी नगरीकरण की समस्याओं में शामिल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।